नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, देश के सबसे बड़े दुश्मन रोहिंग्या, जैश लश्कर के संपर्क में रोहिंग्या, आतंकवादियों के कई जगह तो स्लीपर सेल भी पकड़े गए हैं रोहिंग्या, कई आतंकवादी घटनाओं के पीछे रोहिंग्या, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा रोहिंग्या, 2013 के बोधगया ब्लास्ट में रोहिंग्या कनेक्शन। फिर सवाल है कि तो फिर देश के इन दुश्मनों को दिल्ली में सुख सुविधाओं के साथ फ्लैट कौन देना चाह रहा था भाई? ये फ्लैट गिफ्ट कौन करना चाह रहा था? रोहिंग्याओं पर ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है? किसने रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट आवंटित करने की मांग की थी? चिट्ठी है मेरे पास, ये चिट्ठी मेरे पास, जूम कर दीजिए एक बार क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा। ये सिर्फ न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, ये चिट्ठी सिर्फ न्यूज 18 के पास है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसके टॉप पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये सिर्फ न्यूज 18 के पास है, चिट्ठी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। इसमें लिखा गया है मीटिंग वाज हेल्ड 29/7/2022। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। 29/7/2022 चेयर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी GNCTD, यानी कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ए विंग में 5th लेवल पर यह मीटिंग हुई। इसमें फैसला लिया गया, द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द मीटिंग। थोड़ा सा अगर हम जूम कर दे तो लोग भी पढ़ पाएंगे इसको। ये देखिए, फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द मीटिंग, सेक्रेटरी NDMC was directed to immediately hand over 240 requisite number of EWS flats। रोहिंग्याओं को 240 EWS फ्लैट्स दिए जाएं, ये NDMC सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया। किसने किया? दिल्ली सरकार, GNCTD। अब कुछ नहीं कहने को रह गया है। ये चिट्ठी है, ये सामने है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी है। मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वैसे चिट्ठी नहीं है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स जारी होते हैं। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें लिखा हुआ है द मीटिंग वाज हेल्ड 29/7/2002। 29 तारीख को ये मीटिंग हुई, चेयर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी GNCTD इन द कॉन्फ्रेंस रूम एट 5th लेवल ए विंग। रोहिंग्याओं को फ्लैट क्या आम आदमी पार्टी की सरकार देना चाह रही थी? क्या ये चिट्ठी है, ये 2 पन्नों की चिट्ठी है। इसके हिसाब से ये बीजेपी का भी आरोप है कि ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही थी, EWS के फ्लैट। सुबह से बड़ा बवाल मचा हुआ था हरदीप पुरी के एक ट्वीट को लेकर, लेकिन वो बल्कि उल्टा पड़ गया जो आरोप लगा रहे थे, क्योंकि ये चिट्ठी आ गई है। वो चिट्ठी एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दीजिए, क्योंकि ये चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है, ये सबसे बड़ा खुलासा, ये चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है। इस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट किया गया NDMC को कि 240 रिक्विजिट नंबर ऑफ EWS फ्लैट्स। ये देखिए, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है, ये चिट्ठी, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये झूठे नहीं हो सकते। इसको ना आम आदमी पार्टी की सरकार झुटला सकती है, ना केजरीवाल सरकार, ना कोई विधायक, ना अमानतुल्ला खान। वैसे तो अमानतुल्ला खान बसाना चाहते हैं, वो तो पहुंच गए थे जब दिल्ली में यूपी की जमीन पर, योगी सिंचाई विभाग की जमीन पर जब बुलडोजर चला था, वो याद है ना, पहुंच गए थे वहां पर कि कोई हाथ लगा कर दिखा दे। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 240 EWS फ्लैट्स ये दिए जाएं रोहिंग्याओं को टू FRRO Delhi after completion of water supply facilities और other basic arrangements like functional toilets etc for setting up of detention center by them। एक ये चिट्ठी। अच्छा, एक और चिट्ठी है, ये इस चिट्ठी के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ये जो चिट्ठी है मेरे पास, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें ऑफिशियली रिक्वेस्ट की गई है कि इसमें लिखा गया है, इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ FRRO Delhi टू अलॉट बारात घर। जूम कर दीजिए इसको भाई थोड़ा सा। हाँ, देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ FRRO टू अलॉट बारात घर अलोंग विद EWS फ्लैट्स बकरवाला विलेज दिल्ली। ये बकायदा NDMC को चिट्ठी लिखी गई और जिसमें लिखा गया, रिक्वेस्ट की गई कि ये रोहिंग्याओं को फ्लैट तो दिए जाएं, बारात घर भी दे दिया जाए। ये 2 चिट्ठियां हैं इस वक्त मेरे हाथ में, ये 2 चिट्ठी है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार क्या चाह रही थी? क्यों रोहिंग्याओं को बसाना चाह रही थी? क्यों रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही थी? मेरे साथ कई खास मेहमान हैं, मेरे साथ मनोज तिवारी भी आज जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जो है नजर आ रहे हैं, संगीत रागी जी हैं, शुभराष्ट्रा मेरे साथ हैं, और रशीदी जी हैं, और संजीव जी हैं मेरे पास, कौशिक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन
एक बार एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया? पूरा दिन बड़ा बवाल हुआ कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट देने जा रही है। पढ़ लीजिए, रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्देश नहीं है। किसी रोहिंग्या को कोई फ्लैट नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार चाहती थी दे दिए जाएं। पढ़ लीजिए, आंखें खोलकर पढ़ लीजिए। दिल्ली सरकार चाहती थी कि इनको फ्लैट्स दे दिए जाएं। दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट्स अलग से चाहती थी और उसको डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए। रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्देश नहीं है। दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं के मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर घोषित करे तो आम आदमी पार्टी से सीधा सवाल होगा कि जो मौजूदा जहां पर रह रहे हैं रोहिंग्या, क्या उसको डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाएगा? इसमें एक और तथ्य लिखा गया कि इसलिए नहीं शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि डिपोर्टेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, एक याददाश्त ताजा करने के लिए, जितने भी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है, रोहिंग्याओं के खिलाफ है, ऐसा कुछ है, एक वीडियो अगर हम चला सकते हैं। याद करिए, दिल्ली में यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन थी, योगी का बुलडोजर दिल्ली में पहुंचा था। दिल्ली में योगी का बुलडोजर पहुंचा था, तब अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच गए थे और तब उन्होंने क्या कहा था, कोई हाथ लगाकर दिखा दे इनको। एक बार वो वीडियो चला सकते हैं हम जल्दी से, एक बार कुछ ये देखिए। ये कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। कोई हाथ लगा के दिखा दे, कराओ कोई भी। ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। दो चिट्ठियां, अमानतुल्लाह खान का वो वीडियो, अब समझ में आ गया कि रोहिंग्याओं के लिए किसका दिल पसीज रहा था। मनोज तिवारी जी है, मनोज तिवारी जी, लेकिन मनोज तिवारी हैं मेरे साथ, तो सिरसा जी भी जुड़ेंगे, रशीदी जी हैं, सुब्राष्ट्रा हैं, संजीव कौशिक जी हैं। लेकिन मनोज तिवारी, फिर आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहे हैं? भाई आप लोग फ्लैट देना चाह रहे थे और हरदीप पुरी का वो ट्वीट भी। देखिए अमन जी, बहुत अच्छा आपने कई ऐसे चीज दिखा दिए जो मैं दिखाने वाला था, तो चूंकि आपने दिखा दिया इसलिए हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे, उसी रिपोर्ट में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो भी इसी में लगा हुआ है। आप सब कुछ पढ़ रहे थे, उसमें एक 4 नंबर पे उसको मैं पढ़ता हूं कि रेवेन्यू ने क्या कहा, ये अलग बात है, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, ये सब है। पुलिस के पास जब आता है तो वो कहते हैं साइमल्टेनियसली FRRO Delhi police in consultation with MHA to take necessary action to detain these unauthorizedly staying immigrants in detention center। पुलिस ने संपर्क किया और पुलिस का उसी दिन का ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है कि ये इलीगली रह रहे ऐसे लोगों को डिटेन करिए और डिटेंशन सेंटर में रखिए। और आज वही हमारे गृह मंत्रालय ने फिर से ट्वीट करके कहा है। निश्चित रूप से एक ट्वीट की चर्चा जो हो रही है, जो हरदीप पुरी जी के ट्विटर आईडी से हुई है, लेकिन उस पे जो भी, हाँ कंफ्यूजन तो हुआ, निश्चित कंफ्यूजन, लेकिन हरदीप पुरी जी इस समय बाहर हैं, देश के बाहर हैं और अभी थोड़ी देर में वहां जगेंगे। क्यों, कैसे उनके मोबाइल से ये ट्वीट हुआ, क्या उनका मोबाइल हैक हुआ है, किन परिस्थितियों में, क्या ये कंफ्यूजन है। मगर एमएचए ने तो तुरंत क्लियर कर दिया और क्लियर करते ही हमने वो वीडियो भी निकाल लिया जो अमानतुल्लाह खान नाम के व्यक्ति ने वहां खड़े होकर के धमकी दे रहे हैं पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसका कभी भी आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने कभी भी उसका कड़ा कोई निर्णय नहीं लिया कि ऐसा क्यों बोला। ऊपर से आपने देख लिया कि उस मीटिंग के मिनट्स भी बताते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, हम किसी रोहिंग्याज को, उनको हम मार नहीं रहे हैं, उनको हम ससम्मान उनके देश में वापस भेजना चाहते हैं और गृह मंत्रालय का निर्णय है। सिरसा जी, एक कमेंट आपका भी। सिरसा जी, कंफ्यूजन क्यों हो गई थी ये? क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग तो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रस्ताव था ये कि भाई इनको घर दे दिए जाए, चिट्ठी भी लिखी थी, तो कंफ्यूजन कैसे हो गई कि आप लोग देना चाह रहे थे फ्लैट्स? अच्छा ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कौशिक जी, क्या इतना क्या प्रेम है रोहिंग्याओं से?
अमन जी, जो लोग भारत सरकार के रिफ्यूजी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अफवाह फैलाते हैं, वो लोग जान ले कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानती है और उसके आधार पर देश में आए हुए हर उस शरणार्थी को जगह देने के लिए बात। सुन तो लीजिए, ये मेरा ट्वीट थोड़ी ना है जिस ट्वीट के बाद में ये अच्छा इनको घुसपैठिया अरे साहब सुन तो लीजिए, जिस ट्वीट के बाद में ये सारा बवाल नहीं, घुसपैठिया कहिए, जिस घुसपैठी शरणार्थी मत कहिएगा मेरे आगे, घुसपैठी रोहिंग्या घुसपैठी। जिस ट्वीट के बाद में लगातार ये बात फैल रही है और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा तो इस ट्वीट की होनी चाहिए, आप तो उसे दरकिनार कर दे रहे हैं साहब। इतना बड़ा वो श्रेय ले रहे हैं, उन श्रेय के बारे में आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आप निष्क्रिय कर रहे हैं। आप उनसे कमाल की बात है, आप उनसे पूछते तो सही कि किस आधार पर वो कर रहे हैं। सरकार तो बताइए ये चिट्ठी गलत है क्या? पल्ला झाड़ने की देखिए, उनका सवाल मैंने पूछ लिया हरदीपुरी का, उनसे मैं आपसे आपका सवाल पूछूंगा ना। ये चिट्ठी ये क्या है? ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। देश के जमीन, जल, जंगल और संसाधन पर सबसे पहला हक हिंदुस्तानियों का है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो किन परिस्थितियों में हिंदुस्तान में आए तो गए क्यों नहीं, इसके लिए क्या नीति बनाई गई, उनको बाहर भेजने के लिए निकालने के लिए। भाई आप क्यों घर दे रहे थे इनको? की बात कर रहे हैं, कभी बोला अफगानिस्तान से आपके रीजन में आपकी सरकार थी, आए भी आपके समय में, हर भी आप ही दे रहे हैं और जब आप हमसे ले रहे हैं हिंदू आए हैं उनके लिए कभी लिखा? कुछ ऐसा लिखा उनके लिए, कुछ तो जिम्मेवारी तय कीजिए ना। सरकारों की कुछ तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकारों की जिम्मेवारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप सब कुछ विपक्ष से ही पूछेंगे। कौशिक जी नहीं, मेरी बात सुनिए कौशिक जी, एक बुराई कोई नहीं है। अगर आपको रोहिंग्या पसंद है, ट्वीट किया इसके बारे में रोहिंग्या आप पूछेंगे ही नहीं, आप हमसे सवाल करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कोई बुराई नहीं है। पूछ तो लीजिए, सरकार से पूछिए ना। पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार से हरदीपुरी का पूछ लिया ना भैया, चिट्ठी आपकी है ना, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आपकी है ना, क्यों बसाना चाह रहे थे? रोहिंग्या प्रेम क्या है? क्यों है सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है रोहिंग्या को लेकर के? कभी बसाने की बात करती है, कभी उजाड़ने की बात करती है, कभी सीएए को लागू करने की बात करती है। अरे साहब, जो अपने देश के लोग हैं, जो कश्मीर से आके यहाँ बसे हुए हैं, उनको कम से कम सही ढंग से सुरक्षित आप व्यवस्थाएं लगा कर लीजिए। आप उसके बारे में कर दीजिए ना। हंसते क्या है, हंसते क्या है? राजनीति की जाती है तब हंसते हैं ना, हंसेंगे, लगातार हंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे हंसते हैं और मैं नहीं हंसता, पूरा हिंदुस्तान हंसता है जब इस तरह की नौटंकी होती है। आप लोग पूरा हिंदुस्तान इस तरह की नौटंकी पे हंसता है। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, चाहती क्या है, सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार कहे तो सही। अच्छा चलिए, अब बस एक चीख आराम से। मेरा कहने का मतलब है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आ रहा हूं, सिरसा जी भी हैं, रशीदी जी भी हैं, शुभराष्ट्र संगीत रागी, सबके पास आऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में जो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है सर, इसमें लिखा हुआ है 29/7/2002 को बैठक हुई, मुख्य सचिव दिल्ली। उसमें ये नीचे, अब चुप रहेंगे, अब आप बोलेंगे नहीं बीच में, पूरा सवाल सुनिएगा अब आप, पूरा सवाल। घबरा गए, बस हो गया, घबरा गए अब आप। सरकार के मंत्री श्रेय ले रहे हैं, आप पुर्जी लेके बैठे हैं। तो ये 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्यों देना चाह रहे थे आप? अमानतुल्लाह खान क्यों कहते हैं रोहिंग्या को हाथ लगा कर दिखा दो? आप सुनना ही नहीं चाह रहे। सिरसा जी, उनको जवाब मनजिंदर सिंह सिरसा भी है मेरे साथ। सिरसा जी, ये कंफ्यूजन कैसे होगी? मैं तो दिल्ली सरकार का, जी सर देखिए, मैं तो दिल्ली सरकार का बकायदा एसडीएम का और दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, जो जेल और होम डिपार्टमेंट देखते हैं, मैं उनके लेटर लेकर बैठा हूँ। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये उनका है। द केजरीवाल गवर्नमेंट फॉर्मली रिक्वेस्टेड एनडीएमसी, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है 23/6/2021 को, इसी महीने के, इसी साल की 23/6 को, टू अलॉट कम्युनिटी सेंटर अलॉन्ग विद 240 नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स सिचुएटेड एट बकरवाला, हाँ कम्युनिटी सेंटर बरातकर। तो देखिए, ये तो इनका खुद का डॉक्यूमेंट है, ये अपना तो डॉक्यूमेंट है नहीं। एक बात, दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं इसके अलावा, ये देखिए, ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से लिखा है FRO, जो कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो कि MHA के अंडर आता है, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखी है। FRO क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं, द फर्दर इट वाज डायरेक्टेड a team of officials may be deputed for handing over a detention center in coordination with FRO, and within a week simultaneously North Delhi Municipal Corporation will take up the matter with FRO, MHA about the rent etc. to be charged by NDMC। FRO दिल्ली लिख रहे हैं कि आप इसको डिटेंशन सेंटर है, जो भी आपने किराया देना दीजिए, इनको टेंट लगाइए, ये डिटेंशन में रहेंगे। लेकिन उसके बाद कब की सरिता बिहार के एसडीएम के हैं, मेरे नहीं है साइन, कहीं आप सोच रहे हो मैं डॉक्यूमेंट लाया हूं, ये सरिता बिहार एसडीएम है, वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, ये दिल्ली सरकार लिख रहा है
दैट उनको इशू जो है ऑनरेबल एलजी की नॉलेज में भी लाया जाए कि वो इसको डिटेंशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जो है वो कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इनको कि आप इनको फ्लैट अलॉट कर दीजिए। देखिए उनकी क्या मंशा है वही बता सकते हैं। अब बड़ी आज हमें सोचने की जरूरत क्या है। सब इंसान हैं, इंसान धरती पर आए हैं, लेकिन सबका अपना मुल्क भी है, अपना धर्म भी है। रोहिंग्या जो हैं अगर वो इन्फिल्ट्रेट करके किसी मुल्क में घुसते हैं, फिर वहां पे किस हालात बनाते हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज हों, वो उनको तो फ्लैट दिए जाएं। जिन बेचारों को बम से उड़ाया जा था अफगानिस्तान में, वो आके उन्होंने किसी से फ्लैट नहीं मांगा, उन्होंने भारत सरकार को कहा कि हमारे पास और कोई मुल्क नहीं है, आप हमें अपने मुल्क में आने की इजाजत दें। तो भारत सरकार ने आने के दिया, तो उन्होंने किसी से फ्लैट नहीं मांगा। उनका किराया भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करके देते रही, वो इतने नहीं थे कि बेचारे किराया भी दे पाए। लेकिन ये जो अपीसमेंट है हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा इस अपीसमेंट से हमारे देश का नुकसान होता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किया तो उनको आज मान लेना चाहिए कि गलती हुई। वो गलती भी नहीं मानना चाहते, वो झगड़ा भी आगे से करना चाहते हैं, और फिर इनकी टोपी पहनकर वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ। हम सब धर्म के लोग एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन कोई चीजें हैं जो देश के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ हैं, उसमें हम सबको उसका पालन करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी इसका पालन करना चाहिए। ये हमारे गांव, हमारे भारत के अंदर घुसपैठ करके घुसे हैं, जिनको सरकार उनके वापस मुल्क में भेजना चाहती है। इनको खिलाफ कोई, इनको जेल में नहीं डालना, इनको कोई सजा नहीं देनी, लेकिन कोई पराई ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर नुकसान हो, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे मुल्क में आए हैं, हम भी किसी मुल्क में ऐसा जाएंगे तो वो हमें भी इसी तरह वापस अपने मुल्क में रिपेट्रिएट करते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को ये मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और अब उनको इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन वो गलती भी जब बांग्लादेश कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम म्यांमार डिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए, हमें भी इनको घुसपैठिया वोट बैंक, आयातित वोट बैंक है, इन सबको वोट बैंक तैयार कर दिया जाता है। अमानतुल्लाह खान पहुंच जाते हैं। ले सकता हूँ? हाँ सर बोलिए प्लीज बोलिए। मैं शुभराष्ट्र, संगीत रागी और रशीदी जी आ रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। आगे चलिए, आप ये मत, इससे भी आगे जाइए। वो तो अपने मुल्क में से निकल कर आए हैं जहाँ पे उनको आजादी है। अरे भाई, यहाँ तो जो उस मुल्क के वासी हैं अफगानिस्तान के सिख, उनको वहां से भगाया जा रहा है। जो मूल वासी है वहां के, उनको भी नहीं वहां रहने दिया जा रहा। तो ऐसे में हमें कल्पना करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, जो उनका मुल्क है उसमें वहां जाकर रहें। अरे यार, आप तो हमारे अपने लोगों को उस मुल्क में भी नहीं रहने दे रहे जहाँ के वो रहने वाले हैं, जिनका मूल उनका मुल्क है। तो भी आप कह रहे हैं अपना धर्म बदलो या तो मुल्क में रहो। बताओ, कभी सुना था कि धर्म बदलो या तो मुल्क में रहो? पर इस मुल्क में उनको कोई धर्म बदलने को भी नहीं कह रहा, उनको कह रहा है कि आप अपने मुल्क वापस जाइए, और उनको जाना भी चाहिए। और सीए का विरोध किया जाता है कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट है। हिंदुओं को भगाओ, रोहिंग्याओं को फ्लैट मुहैया कराओ। कागज नहीं दिखाएंगे, रोहिंग्याओं को फ्लैट में बसाएंगे। पाकिस्तान से मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी सर उसी का जिक्र कर रहा था। मैं भी उसी का जिक्र कर रहा था। हिंदू भाई कई हैं जो को बताना चाहता हूँ कि ऐसा पिछले दिनों में एक ऐसा वाकया हुआ जब बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम सिख तो नहीं है लेकिन वाहिगुरु को मानते हैं, हमें बचा लो। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास उनके घर पे गया, मैं उनको समझाया, उन्होंने कहा इनको तुरंत निकालो। उनके साथ 300 लोगों को और निकाला। मैं खुद वाघा बॉर्डर से उनको लेके आया। आज वो गुरुद्वारा मजनू का टीला के सामने, मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, ये जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जिन माइनॉरिटीज का उनको बसाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को, सिख भाई जिनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है अफगानिस्तान में, उनको बसाने की जरूरत, उनको दीजिए ना फ्लैट भाई, उनको मुहैया कराइए फ्लैट। रोहिंग्या मुसलमान, वैसे कहते हैं भारत में मुसलमान खतरे में, सारे मुसलमान यहीं के बस जाएंगे भाई, धर्मशाला थोड़ी ना है। वैसे कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान यहीं कर बसेंगे। ये बड़ा संगीत राग के बाद रशीदी जी और शुभराष्ट्र में आपके पास आऊंगा। जी सर, एक मैं मनोज तिवारी जा रहा हूँ। पहले शुभराष्ट्र, उसके बाद संगीत रागी और रशीदी जी मैं आपके पास आऊंगा। पहले शुभराष्ट्र, क्या ये तुष्टीकरण है, ये अपीजमेंट है या कुछ और है? अपीजमेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है बहुत ही क्विक प्राइमर, अगर मैं अपनी किताब का जिक्र कर पाऊं, हालांकि वो किताब 5 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करते हुए मैं एक छोटा सा प्राइमर दे देती हूँ। 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। असम में मंगलदोई नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। बाईपोल इलेक्शंस होते हैं, लगभग 70,000 अतिरिक्त वोटर पाए जाते हैं। बाद में कांग्रेस के ही अपने नेता फ्लोर ऑफ द हाउस पर असेंबली में ये मानते हैं कि इलीगल जो घुसपैठ है वो हुई है। तो इलीगल घुसपैठ का मामला मेरे कहने का अर्थ ये है कि नया नहीं है।
ये तब से चल रहा है जब से लेकर के भारत की सारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसीज की प्रॉब्लम है, जब से बढ़ी है तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। आज जो इसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके इमोशन से पूरी तरह सहमत हूं अमन जी, और इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि आप भी, मेरे ख्याल से आप लोग भी जब आए होंगे पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए होंगे, तो इस सरजमी पे आपको आना पड़ा क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं था, हिंदू धर्म के लोग नहीं रह सकते थे वेस्ट पाकिस्तान में, आना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान से लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश या रोहिंग्याज जिसकी बात करें, म्यांमार की हम बात करें, क्यों? वहां पे तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है ना, यहाँ पे तो बात इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की है। हमने अपनी किताब में द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट में इसी का जिक्र किया, और छोटे छोटे 2 पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात मैंने की है। पहली चीज ये है कि आप तो एक्सेप्ट कीजिए पहले कि देयर आर पॉलिटिकल माइग्रेंट्स एंड देयर आर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, जो आर्थिक रूप से भारत में आ रहे हैं इसलिए कि उनको आर्थिक रूप से यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर ज्यादा है या इनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है। आप उनको आइडेंटिफाई करो ना, उनको वर्क परमिट दो, काम करवाओ, वोटर आईडी से वंचित करो। वोटर आईडी से आप वंचित करेंगे तो अमानतुल्लाह खान जैसे लोग होंगे, उनको दिक्कत होगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या सरकार के पास भी है कि ये जो लोग आ चुके, आप इनको वापस नहीं भेज सकते। मनोज जी से मैं सविनय निवेदन करना चाहती हूँ, उनका आइडिया बहुत सही है, लेकिन आप करेंगे कैसे? आप उनको डिपोर्ट करेंगे कहां? ये लोग तो कह देंगे कि हमारा कोई मुल्क नहीं है, नहीं, ये तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि भाई मुल्क नहीं है, तुमको भेज कहां रहे हैं? एमईए कंसर्न देशों के साथ, अभी एमएचए का ट्वीट है, कंसर्न कंट्रीज के साथ एमईए का डिपोर्टेशन का प्रोसेस जारी है। इनको फ्लैटों में नहीं बसा सकते, ये जहां जा रहे हैं वही इनका डिटेंशन सेंटर। वो बात सही है, मैं जी 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 मैं आपकी बात सही है। मैं सरकार की एफर्ट्स को भी मैं बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करी, सरकार बहुत सीरियस एफर्ट्स ले रही है। इसी सरकार ने तो सवाल भी उठाया, इसी की वजह से तो इतना जो बवाल मचा है इस पूरे एपिसोड। अदरवाइज तो हम लोग सब जी ही रहते, मानते हुए कि ये तो ह्यूमन राइट इशू है, लोग आते जाए, हमारा घर हमारा पूरा भारतीय धर्मशाला बन के रह गया। बात उसकी नहीं है, बात है एक लेवल पर जा करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी फंसेगी, क्योंकि जब ये लोग होंगे, जो ये देश होंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे सिटीजन है। आप क्या कीजिएगा फिर इन लोगों के साथ? इसका सीधा सरल मेरे हिसाब से उपाय यही है कि इनको आप पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो देना बंद कीजिए। इनकी वोटर आईडी करो ना, मतलब आप कहो तुमको रहना है, हमारे यहाँ नौकर बन के रहो, हमारे यहाँ काम करो, हमारी अर्थव्यवस्था में इजाफा करो, हम भी तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुमको वोट देने नहीं देंगे। इस भाषा में आप बात करके देखिए, सारी वोट बैंक की दुकानें बंद ना हो गई तो सिक्योरिटी का थ्रेट हो जाता है। कई केसेस में, बोधगया ब्लास्ट से लेकर कई केसेस में नाम आया है, रोहिंग्या करेक्शन कई जगह आया है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। रागी जी बिल्कुल, रागी जी संगीत रागी, उसके बाद रशीदी जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो, दोनों को डिटेक्ट करके दोनों को आप चाहे डिटेंशन सेंटर में रखिए, चाहे उनको उनके देश वापस भेजिए, डिपोर्ट कीजिए। ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम धीरे धीरे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को जो आकर के घुसपैठ कर गए हैं, उनके बारे में हमने बहस करना बंद कर दिया जाए, होना नहीं चाहिए। 2 कारणों से मैं कर रहा हूँ, बहुत गंभीरता से। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, सिक्योरिटी पर इसका बड़ा असर पड़ता है, को कॉल करने बोल, और खास करके जब वो मुसलमान हो। तो मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, देश की सुरक्षा, इस सब के लिए खतरा है। कि मत भूलिएगा कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम की सभ्यता के आधार पर हुआ था। आज के दिन में 200 से ज़्यादा मुस्लिम बहुल जिले हो गए हैं, और जो मुस्लिम बहुल जिले होते हैं वहाँ पर आप वही स्थिति देखते हैं कि हम शुक्रवार के दिन छुट्टी करेंगे स्कूलों में, हम हिजाब में हम ये करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं ना, भारतीय मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भारतीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, तो लेकिन की बात कर रहे हैं, लेकिन बल्कि जनसंख्या जहां तक बात है, ये आंकड़े तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में कम हुई है। मैं आपको मतलब जिस दर से जनसंख्या बढ़ती है, मुसलमान में कम हुई है, ये भी एक फैक्ट है सर। वैसे देखिए थोड़ा सा इस लिंक को समझिएगा। जो पश्चिम बंगाल के कम से कम 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। आप ये सोचिए कि उनको वोटर कार्ड दिलवाने का काम वहां के मुसलमानों ने ही किया है। ये हमारी घुसपैठियों को वोटर कार्ड। ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है, जो बंगाल के गवर्नर होते थे, आईबी के पूर्व डायरेक्टर थे। ठीक है, उन्होंने पूरा सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद निष्कर्ष निकाल के बैक टू बैक हिंदुस्तान टाइम्स में 3 लेख लिखे इस पर।
तो ये एक गंभीर समस्या है और है, सीरियस है, तभी तो बैठे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और गंभीर इसलिए हो जाती है जब पार्टीज फ्लैट देना चाहती है, इनको बसाओ, आधार कार्ड बनाओ, वोटर आईडी कार्ड। 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से प्लीज। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल को शुरू से मैं कहता हूं ये व्यक्ति कालनेमी है। यह व्यक्ति देश को अंदर से खोखला करेगा। इसके पीछे कोई न कोई या तो विदेशी ताकत है जो चाहता है कि रेवड़ी कल्चर से मुसलमानों को पोलराइज करके सत्ता में आए और जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं उनको कमजोर करें। इस व्यक्ति का यही एजेंडा है। वो अलग डिबेट हो सकती है सर, वो आज की डिबेट नहीं। मैं घुसपैठियों के खिलाफ एक कमेंट रशीदी जी आपका, घुसपैठियों के खिलाफ तो आपकी मेरी हम सबकी लड़ाई है, नहीं आपकी भी उतनी ही लड़ाई है जितनी मेरी है रशीदी जी। आपकी और हम सबकी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई है रशीदी जी। अमन भाई, 2-3 बातें हमें जहन में रखना चाहिए। घुसपैठिया कोई भी हो, सबसे पहले तो यह है कि घुसपैठ होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरे यह है कि घुसपैठिया आने के बाद उनके राशन कार्ड, उनके पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या सोचने का विषय नहीं है? क्या देश में इस तरह के लोग नहीं हैं जो देश को दूसरे लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे भाईचारे को कमज़ोर करना चाहते हैं? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या सिर्फ सोचने का विषय ये है कि मुसलमान आ गया तो ये करो, हिंदू आ गया तो ये करना चाहिए, सिख आ गया तो ये करना चाहिए, ये सोचने का विषय है? सोचने का विषय ये है कि जो भी आया है वो इलीगल माइग्रेट क्यों हुआ है, घुसपैठ उसने क्यों की है, कहाँ कमी है, हमारी चूक कहाँ है? क्या हमारे बॉर्डर पर जो हमारी एजेंसीज हैं वो कहीं कमज़ोर है, या वहाँ कहीं करप्शन का बोलबाला है? घुसपैठ होती क्यों है, इस पर कोई नहीं सोचेगा, ना आप बोलेंगे इस पर, ना जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार से अलग हो, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये घुसपैठ हुई क्यों है, इस पर जरूर बात होगी कि हाँ घुसपैठी आ गए, साहब मुसलमान है, घुसपैठी आ गए, मुसलमानों को जो है ये नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों। अरे मेरे भाई, यहाँ बात मुसलमान की और हिंदू की है ही नहीं, यहाँ बात यह है कि जो घुसपैठ हुई है वो घुसपैठ क्यों हुई है, और यहाँ आने के बाद उनको लीगल बनाने में किन किन लोगों का हाथ है, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र बने क्यों हैं, किसने बनाए हैं, कौन सी एजेंसीज। ये सही लगा, कम से कम जितने लोग पैनल पर हैं, बिल्कुल सही रशीदी जी, बिल्कुल सही, जितने लोग पैनल पर हैं सब गो रोहिंग्या गो के साथ है, रोहिंग्या भारत छोड़ो, ये कम से कम अच्छी चीज आज निकल कर आ रही है। 6 के 6, चाहे रशीदी जी हैं वो भी कह रहे हैं गो रोहिंग्या भारत छोड़ो, वो भी रशीदी जी भी हैं, और चाहे कौशिक जी, वैसे कौशिक जी के मन में रोहिंग्या है, वो कह रहे हैं कि इनको फ्लैट दे दो, लेकिन ये आज डिबेट में कम से कम कह दीजिए गो रोहिंग्या गो। आप कह रहे हैं कौशिक जी, क्या हुआ रशीदी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या, कुछ गलत कहा रशीदी जी? नहीं, आप सिर्फ रोहिंग्या पर क्यों जा रहे हैं, ताकि डिबेट को माइलेज मिले आपकी? क्यों, रोहिंग्या ही तो है, आप सिर्फ रोहिंग्या को तो फ्लैट, घुसपैठ पर बात कीजिए ना, इलीगल घुसपैठ पर बात कीजिए ना। क्यों, रोहिंग्याओं से क्या कुछ कनेक्शन है? आप सिर्फ इलीगल घुसपैठ पर बात कीजिए। मैंने अभी आपकी तारीफ करी, आप भी रोहिंग्याओं को निकालने के पक्ष में। यही कह रहा हूँ, आप तो अच्छी बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपने मेरी अच्छी बातों को धूमिल कर दिया। आपका चेहरे का मेरी अच्छी बातों को गो रोहिंग्या गो कहकर आपने जो है मेरी अच्छी बातों को जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, आपको जिनका समर्थन करना चाहिए था, उन बातों को खत्म कर दिया आपने, उनकी वैल्यू खत्म कर दिया आपने। छोटा सा ब्रेक ले रहा, रशीदी जी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक, मनोज तिवारी के साथ चलेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे। अब दोनों देश एक ही तरफ दिख रहे हैं। 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पुतिन और एर्दोआन 17 दिन में 2 बार मिल चुके हैं। पहली मुलाकात हुई थी जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में, और फिर दूसरी मुलाकात हुई रूस के शहर सोची में 5 और 6 अगस्त को। बंद कमरे में 4 घंटे तक चली उस टॉप सीक्रेट मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और फिर ऐलान हुआ कि रूस और तुर्की आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। मतलब अमेरिका और बाकी नेटो देश रूस पर रिकॉर्ड तोड़ सख्त प्रतिबंध लगाकर उसे सड़क पर लाने की कोशिश में लगे हैं, और उसी नेटो का सदस्य तुर्की रूस से आर्थिक डील करके अपने साथियों को ही डबल क्रॉस करने में लगा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की नजरें तुर्की की अगली चाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बदले हालात ने तुर्की और रूस दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। वजह यह है कि दोनों का सपना भी एक है और जरूरत भी। सपना है दुनिया में अपना खोया रुतबा, अपना गौरव वापस पाने का, महाशक्ति बनने का, और रूस और तुर्की की जरूरत भी एक ही है,
तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे एर्दोआन को अगले साल होने वाले चुनाव में अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए वो चुनाव से पहले अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रूस से हाथ मिला रहे हैं। वहीं पुतिन तो वैसे ही पश्चिम के प्रतिबंधों के मारे हैं, इसलिए वो उन प्रतिबंधों की काट निकालने में जुटे हैं। रूस की कंपनियां तो तुर्की के जरिए यूरोप के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश में जुटी हैं ताकि प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। इसलिए इस वक्त तुर्की रूस के लिए बेहद अहम है। दोनों के बीच एक और बात कॉमन है, तुर्की और रूस अपने पड़ोस में आग भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। ये पूरी दुनिया सीरिया के गृह युद्ध में देखी चुकी है। दोनों ने सीरिया की लड़ाई में कूदकर अरब देशों की दुनिया में अपनी मौजूदगी बना ली। सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस वहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़ा है, तुर्की सीरिया के विपक्ष के साथ है। मगर दोनों देशों ने मौके का ऐसा फायदा उठाया कि अब वो खुद ही सीरिया की जंग के अंत का हल ढूंढने के लिए शांति वार्ता कर रहे हैं। वो भी ऐसी शांति वार्ता जिसमें उन्होंने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को जगह तक नहीं दी और अब रूस और तुर्की यूक्रेन की जंग में भी ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। तुर्की तो कई बार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश भी कर चुका है। बल्कि अभी पिछले महीने ही तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच अनाज एक्सपोर्ट डील करवाई भी है। इसी बात ने पश्चिमी देशों की सांसें अटकाई हुई हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं सीरिया की तरह यूक्रेन में भी रूस और तुर्की अपने हिसाब से जंग का नतीजा न तय कर दें। यूरोप पहले ही जंग की मार झेल रहा है। उसके हाथ इसलिए भी बंधे हैं क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन का एक अहम साथी तो है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उसका सदस्य नहीं है। फिर नेटो भी तुर्की को आंख दिखाने का रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के लिए नेटो के दरवाजे का ताला खोलने की चाबी तुर्की के ही पास है। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लिया। पहले पेलोसी और फिर 5 अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन का पारा चढ़ा हुआ है। और खबर है कि आग उगल रहे ड्रैगन की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान के ऊपर से गुजर रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन की तीसरी दौर की ड्रिल इतनी खतरनाक है कि ताइवान को नींद ही नहीं आ रही। लेकिन अमेरिका ने कसम खा ली है कि वो चलिए, गो रोहिंग्या गो, रोहिंग्या भारत छोड़ो। रोहिंग्या तुम कब जाओगे, मतलब जैसे कहते हैं ना अतिथि तुम कब जाओगे। रोहिंग्या बस गए, अगर इनको बाहर निकालने की जरूरत है घुसपैठियों को। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं फ्लैट देने के। रशीदी जी, गो रोहिंग्या गो बुरा क्यों लगा आपको? मैंने ब्रेक के बाद आपसे ही छोड़ा, इसलिए आप ही से शुरू कर रहा हूं। रोहिंग्याओं भारत छोड़ो, हम सबकी एक ही आवाज है। रशीदी जी। नहीं, अमन मुझे बुरा नहीं लगा। कोई भी मेरे देश में जो घुसपैठ करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो घुसपैठ करे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को, अमन, आप जो माइलेज लेना चाहते हैं वो देने के हक में नहीं हूं। अमन जी, आप समझ लीजिए इस बात को। अमन जी, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है नॉर्थ इंडिया में जो घुसपैठ हो रही है उस पर कभी बात नहीं करते आप। चाइना जो घुसपैठ करके बैठा हुआ उस पर कभी बात नहीं करते आप। जो कश्मीर से पंडित यहाँ दिल्ली में बैठे हुए उस पर कभी बात नहीं करते आप कि 8 साल में कोई पंडित वापस नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? आसाम में जितने लोग बांग्लादेशी बैठे हैं, कोई बांग्लादेश में नहीं गया अभी तक। बोलना चाह रहे हैं आप? किससे तुलना कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, इन 8 सालों में जिसमें बीजेपी की हुकूमत है, एक पंडित कोई कश्मीर गया हो, एक आसाम से उपाय निकाला गया है ना। 70 साल रोहिंग्या भारत छोड़ो। 3 वर्ड बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिनट। अमन जी, कोई गया है क्या? आप बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। अरे भाई साहब, कोई गया है क्या? बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। नहीं, कोई गया है क्या, मुझे बता दीजिए ना। एक बार बोल दीजिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। पूछ लीजिए मेरी तरफ से, मुझे भरोसा हो जाएगा। तिवारी जवाब दे दें, रोहिंग्या भारत आदमी इन 8 सालों में अपनी जगह वापस गया है क्या? ठीक है सर जी। रशीदी जी, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता। ठीक है रशीदी जी, रोहिंग्या भारत छोड़ो, बस इतना बोल दीजिए। रोहिंग्या भारत छोड़ो, बस इतना बोल दीजिए। अरे मैंने तो पहले ही बोला है। बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। तो पहले बोला घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। नहीं होता क्या? नहीं, वो नहीं, घुसपैठियों भारत छोड़ो नहीं होता क्या? रोहिंग्या घुसपैठिया है, लेकिन उनके साथ घुसपैठियों भारत छोड़ो। चाहे अमन घुसपैठिया हो, भारत छोड़ो। रशीदी जी, घुसपैठिए तो कागज आपको दिखाने पड़ेंगे। घुसपैठियों भारत छोड़ो। कागज नहीं दिखाएंगे।
अमन चोपड़ा सारे कागज दिखा देगा। अरे कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। कागज नहीं दिखाएंगे। अमन चोपड़ा कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। छोड़ दीजिए उस बात को, इधर मत आइएगा। सुनिए मेरी बात। हाँ भाई साहब, कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। अमन चोपड़ा सारे कागज दिखा देगा। लोगों के पास तो डिटेल ही नहीं है। घुसपैठियों को बचाएंगे। भाई साहब, लोगों के पास तो डिटेल ही नहीं है। उसका फादर कौन था, उसका फादर कौन था, डिटेल ही नहीं है। इसलिए बस पर्सनल नहीं होते। बस मनोज तिवारी आ रहा हूँ, जल्दी। अमन जी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घुसपैठिया भारत छोड़ो कहा उन्होंने। नहीं, रोहिंग्या भारत छोड़ो नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहे ना, क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी बात उन्होंने बड़ा कहा के साथ थोड़ी ना कनेक्शन हो गया भाई। छोड़िए ना उसको, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। अरे मुसलमान किसी के बाप के रहमो करम में थोड़ा ही रहता है हिंदुस्तान में। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसी के बाप के रहमो करम में थोड़ा ही रहता है मुसलमान में। पंडित अभी तक नहीं गए हैं, वो भी नहीं जाएंगे। देश है, वो नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं इसके लिए। लेकिन हमने वो कुर्बानी ये दी नहीं है बता इसके रहे लिए हैं कि कश्मीरी पंडित जो लोग जेल में बैठकर चिट्ठियां लिख रहे थे हम उनमें से नहीं है। सताए जाने के बाद भागे हैं यहाँ पे। माफिया मांग रहे थे जेल में बैठकर, हम उनमें से है ही नहीं। जो हिंदू आते हैं वो मुसलमानों के द्वारा, सर एक चीज बता दूं, मैं डिबेट में क्लियर कर रहा हूं, हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। बस बात खत्म। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। ये डिबेट ही खत्म है इसके बाद मेरे ख्याल से। अब मत बोलिएगा रशीदी जी, जो घुसपैठिया उसका धर्म भी पता है, इसलिए तो बंद कर दो डिबेट को। चला क्यों रहे हो फिर? हिंदू कभी घुसपैठिया होता नहीं है। डिबेट बंद कर दो, चला क्यों रहे हो? जाएगा, क्या बातें करते हैं आप लोग? हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया हो जाएगा, कहां जाएगा फिर हिंदू? मरने के लिए छोड़ दे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मरने के लिए छोड़ दे क्या? नहीं, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चला रहे हो डिबेट? हाँ जी, मैं रशीदी जी, मैं रोहिंग्याओं के खिलाफ चला रहा हूँ। रशीदी जी, रोहिंग्याओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ आप भी हैं। मैं एक मिनट पहले मनोज तिवारी के पास जा रहा हूँ। मनोज तिवारी, क्या वोट बैंक की मजबूरी हो जाती है? वोटों का डर, इसलिए रोहिंग्याओं को घर, वोटों का डर, इसलिए रोहिंग्याओं को घर। मनोज तिवारी, ये वोट देते हैं, वोट देखिए अमन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहीं ना कहीं जाके वोट बैंक पॉलिटिक्स, और उससे भी आगे अगर आप ये बहस नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि रशीदी जी जैसे लोग हैं जो जैसे ही आप कहेंगे उनको कि रोहिंग्या गो तो कहेंगे अमन चोपड़ा गो। तो ये तो देश देख रहा है इस बहस को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहस बहुत जरूरी है, ताकि देखिए हमारे कहने से न लास्ट फैसला होगा, न तो किसी और के कहने से लास्ट फैसला होगा। कितने लोगों को भेजा है सरकार ने अभी तक, उसका डाटा बताइए। मनोज तिवारी जी, कितने लोगों को सरकार ने भेजा है, उसका डाटा बताइए पहले। देखिए भारत ही ऐसा देश है कितने जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वो डाटा बताइए। वो आपके बीच में नहीं बोले रशीदी जी, एक एक करके बोलेंगे। आपका सवाल पहुंच गया, कितने लोगों को भेजा? डाटा पूछिए ना, सवाल हो गया। हाँ हो गया, जवाब ले लीजिए। डाटा पूछिए इनसे। ठीक, हाँ पूछ लिया, डाटा बताएं। जी जी, हो गया, सवाल हो गया, 8 साल में सवाल हो गया। मनोज तिवारी आप बोलिए, ऑडियो बन सबका, एक एक करके बोलेंगे। वो आपके बीच में नहीं बोले, कोई किसी के बीच में नहीं बोला, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। शुभ राष्ट्र भी वेट कर गया, बोलिए मनोज तिवारी। बहस करने का भी एक तरीका होना चाहिए। आप यहाँ सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। आपका प्रश्न आ गया मेरे पास, मेरी बात सुनिए आप। देखिए भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार सम्मान से रहते हैं, और जब तिरंगा यात्रा होती है तो एक रेड़ी और ठेले वाला भी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वो तिरंगा उठाता है। हम शरणार्थी को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप इलीगल घुसपैठियों को, उनका समर्थन कौन कर सकता है इस देश में? और देखिए जिसको करना हो वो करे। जो इलीगल घुसपैठिया भी हो, अपराधी भी हो, वो जैसे लश्कर में जाता भी हो, उसके प्रमाण भी मिलते हैं, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के एक व्यक्ति उनका पक्ष कोई रखे तो उसके बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपने कहा कितने लोग बसे, आप इस प्रश्न को गलत ढंग से ले जा रहे हैं। आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर में आज वापस कश्मीरी पंडितों के जाने की संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि पूरा डेटा आपको देंगे तो आप ये डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे रशीदी भाई साहब। लेकिन आप जो डराने में लगे हैं, आप जैसे लोग जो डराने में लगे हैं, उन सभी लोगों को ये दिखेगा कि जैसे 370 हटा है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे सभी कश्मीरी पंडित, सभी कश्मीर के लोग, पूरे देश का व्यक्ति जहां चाहे वहां जाकर के रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सुंदरता को नजर कौन लगा रहा है?
कौन है जो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि भैया तुम रोहिंग्या आए हो, अब तुमको हम घर देंगे, उसमें भी लिखते हैं तुमको साफ पानी देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इलीगल घुसपैठिया और ये अपराधी जो लोग यहाँ आके आतंकवाद में भी शामिल होने के प्रमाण हैं, ऐसे लोगों के इतने कुकर्मों के बावजूद भी ये भारत की महानता है, भारत सरकार की महानता है, अमित शाह जी की महानता है, नरेंद्र मोदी जी की महानता है कि तब भी कहते हैं हम इनको ससम्मान इनके देश में वापस भेजेंगे। कभी कभी थोड़ी मानता हमारी बहन ने सवाल उठाया, सर ज्यादा मानता ना भारी पड़ जाती है। हमारी बहन ने रोहिंग्या एक बात कही है के लिए खतरा है सर कि कैसे हाँ कैसे जी ठीक है, हम उन सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं और जो लोग भी हैं डिटेंशन सेंटर में हैं, डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे सामने एक चुनौती है, जैसा हमारी बहन ने कहा, लेकिन आप विश्वास रखिए ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन सभी देशों से कंसर्न जो देश है हम संपर्क में हैं, चाहे वो जैसे बांग्लादेशी इनलीगल घुसपैठिए हो, रोहिंग्याज हो, हम उनके वापस देश में भेज कर ही रहेंगे, इसमें शंका न रखा जाए। सिरसा जी एक सवाल ये उठ जाता है जो अभी रशीदी जी ने भी कहा, घुसपैठियों का धर्म नहीं, फिर हिंदू, वो मैंने तो बोला भी हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता, फिर जो हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, उनको भी भगाएं अफगान, मतलब ये सवाल रशीदी जी का। देखिए अफगान नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है उनका, लेकिन अफगानिस्तान से सिख आए तो उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, उनको वीज़ा मिला, चाहे उन्हें 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा हो, कागज पूरे हुए, फिर उनको आने की अनुमति दी गई और सरकार ने जब उनके ऊपर जान पर बनाई तो उनको निकालने के लिए अपने जहाज भी यहाँ से भेजे। देखिए घुसपैठ करना और किसी के मुल्क में उसकी इजाज़त से जाना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है रशीदी जी, देखो हमें धर्म के चलते इतना नहीं धर्म के अंदर घुस जाना चाहिए कि फिर हम अपने देश की बात ही ना कर पाएं। हम समझते हैं कि सब लोग धर्म प्यारे हैं, हमें भी प्यारा है, आपको भी प्यारा होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहना भी हमें ही पड़ेगा। ऐसा ना हो, मैं अमन जी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं हमें अपने मुल्क में ही दोबारा पराया होना पड़ जाए, क्योंकि उन लोगों की भावना नहीं है, उनका धर्म छोड़ दीजिए, धर्म की बात नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन मान लीजिए रोहिंग्या से कोई भी आएगा, उसकी भावना नहीं है इस भारत के प्रति। मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी जो आपको रिक्वेस्ट करके आ रहा है, आपको आग्रह कर रहा है कि भाई साहब मुझे आने दीजिए, सोचिए उसके मन के ऊपर कितना बोझ है कि इस मुल्क ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, यार कमाल है, मेरी जान बचा ली। और एक आदमी घुसपैठ करके आता है, फिर वो कहता है मैं तुम्हारा छीनूंगा, फिर मारता भी है, उसके मन में कोई देश के प्रति भावना नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें देश के प्रति सबको वेलकम है, लेकिन जो देश के प्रति भावना फिर आके यहाँ झंडा उठाते हैं, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कोई भी नहीं इसको स्वीकार करेगा। मेरे धर्म के लोग भी अगर ऐसा करेंगे मैं भी नहीं स्वीकार करूंगा। मुझे अपना धर्म सबसे प्यारा है, सबको होना चाहिए, मुझे सिख सबके प्यारा, मैं सब सिखों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन अगर सिख भी गलत करेगा तो हमें ही तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम नहीं करो, तो ये भी तो हम ही तो बोलेंगे। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे भी आज रशीदी जी को भी ये बात को बोलना चाहिए कि रोहिंग्या गलत कर रहे हैं, उनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। ठीक है, आप बोल लीजिए रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद शुभरास्ता आ रहा हूँ, संगीत रागी आ रहा हूँ शुभरास्ता 1 मिनट और दे दीजिए, बोलिए आप रशीदी जी, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि जो लोग अपने पेपर पूरे करा के देश में आ रहे हैं उनको वापस करो, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला घुसपैठिया चाहे वो कुछ भी हो। दूसरी बात, मैं उन लोगों के खिलाफ फेवर में नहीं हूं जो देश में गलत एक्टिविटी करते हों, देश के खिलाफ एक्टिविटी करते हों, उनके फेवर में कभी नहीं रहा। मैं हिंदुस्तान का पहला मुसलमान मौलवी हूं जिसने 98 में कारगिल की जंग में अटल जी से ये मांगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मुसलमान इमामों को इजाज़त दी जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें जाकर। मैं आज भी तैयार हूं उस काम के लिए। मैं अपने देश के लिए पाकिस्तान से भी लड़ सकता हूं, बांग्लादेश से भी लड़ सकता हूं, लेकिन सिर्फ मुसलमान को गाली बना देना, मुसलमान के नाम पर डिबेटें करना, मुसलमान के नाम पर सियासत करना, मुसलमान के नाम पर वोट लेना, मुसलमान के नाम पर सब कुछ करना, ये सारी चीजें गलत है मेरे भाई। ऐसा मत करो, देश में नफरत के बीज मत बो। देश को जिस तरह से पहले जिस कल्चर से देश चलता हुआ आ रहा है और जिसकी वजह से तमाम देशों में हमारी पहचान है, उस देश को, उस कल्चर को रहने दो। मनोज तिवारी जी ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, ना उनके पास जवाब है कि 8 साल में कितने घुसपैठियों को वापस उनके मुल्क भेज दिया।
रोहिंग्याओं को बसाने से उसके घर बसाया हमारा गया कल्चर बचा रहेगा? मनोज तिवारी के पास कोई जवाब नहीं है। शुभराज साहब बोलिए, शुभराज साहब, रोहिंग्याओं को बसाने से हमारा कल्चर बचा रहेगा क्या? भाई साहब है ये जो वायवीय बात आपने इतनी देर से बोला, हर पैनलिस्ट के बाद आपको मौका मिल रहा है, पता नहीं क्यों मिल रहा है आपको इतना मौका? बसाओ, इतना मौका तो रोहिंग्यास को नहीं मिला आज तक अपनी आवाज उठाने का जितना आपको मिलता है पैनल में। ठीक है, आगे शुभराज साहब बोलिए, शुभराज साहब। रागी जी आप। नहीं, इलीगल बातों को जगह मत दीजिए ना अमन जी, इनसे लेजिटिमाइज होते हैं ये लोग। मैं रशीदी से पूछना चाहती हूँ, मौलाना रशीदी से, आज तक वो 2 हिंदू और 1 सिख ऐसे इलीगल शरणार्थियों का नाम बताएं जिन्होंने देश में दंगे फैलाने का काम किया हो, बताएं आज। और मैं ऑन रिकॉर्ड उनको लिस्ट भेजती हूँ, बाकायदा लिस्ट भेजती हूँ कि क्या क्या हरकतें हुई हैं आसाम में। हम तो आते ही नहीं लीगल, तो कुछ भी मत बोलिए ना। इस पर एक डिबेट रख लीजिए, मैं सारा डाटा दे दूंगा आपको। फिर पीछे से बोलने लगे, डिबेट रख लीजिए, सारा डाटा दे दूंगा बोलने लगे आपको शांत नहीं रहना आता क्या? चलिए, मौलाना रशीदी बीच में नहीं बोलेंगे आप, वो आपके बीच में नहीं, इस पर है ही नहीं। ठीक है, वो आपके बीच में नहीं बोलिए, ऑडियो बंद है, सवाल का जवाब बोलेंगे सिर्फ। बोलिए आप शुभ रास्ता, एक एक करके बोलेंगे। अच्छी डिबेट है भाई, सीनियर लोग हैं सारे, मनोज जी भी हैं, सब एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। शुभ रास्ता मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे इतनी अच्छी पॉलिसी की बहस हो रही है जहां पर मनोज जी को भी कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं कि सरकार तक सजेशंस पहुंचे। मैं कह रही हूं, आप मेरी बात को भी काट रहे हैं कि भाई आर्थिक रूप से केवल नहीं किया जा सकता, देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला, यहाँ इनको अलग अपने कल्चर की पड़ी है। किस कल्चर की बात कर रहे हैं आप? अरब के मुसलमान का कल्चर भारतीय मुसलमानों का कल्चर नहीं है। और ये जो रोहिंग्यास का जो पूरा नौटंकी चल रहा है, ये अरबाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की नौटंकी है। जो बात है उसको खरी खरी बोलना सीखिए और सुनना सीखिए, और नहीं अगर पेशेंस हो तो आप अपने अपने मस्जिदों में जाइए, वहां जाकर के जो जुम्मे की नमाज को आप लोग करते हैं जिससे सड़कों पर दंगा भड़कता है, वही कीजिए, उसी लायक है। डिबेट में अगर आते हैं तो फैक्ट्स के साथ आइए, पॉलिसी के मुद्दों पर बात कीजिए। आपको इस चीज से, आपने बहुत सवाल पूछे पैनलिस्ट से, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नॉन पॉलिटिकल बनते हैं ना आप, जवाब दीजिए। बोल दिया तो अगर रोहिंग्या के आईडी कार्ड छीन लिए बोल दिया तो आग लगी आपको। लीजिए सवाल ही नहीं पूछा तो जवाब क्या? सवाल मुझे कहाँ आग लगी है? क्या शब्द जल्दी से सवाल क्या शब्द बोल रहे हैं? आग लगी है? कहाँ आग लगी हुई है? अगर सच बोल दिया तो आपको आग लगी है ना। भड़कते तड़कते आए हैं आप लोग पैनल में। आपको अगर कहा जा रहा है कि रोहिंग्या को इकोनॉमिक कार्ड दे दिए जाए, अरे सुनिए भाई, जो कोई शरणार्थी आए इसके बगैर आपकी डिबेट पूरी नहीं होती। संसाधनों को चूसने के लिए जो शरणार्थी आए उनको अगर कह दिया गया कि भाई ये रहा आपका वर्क परमिट, ठीक है, ये रहा आपका वर्क परमिट, ठीक है, इस वर्क परमिट के अलावा आपको वोटिंग का कोई राइट्स नहीं मिलेगा। इसमें मौलाना रशीदी को दिक्कत क्यों हो रही है? रशीदी जी को जाना पीछे से इतना लगातार क्यों बोल रहे हैं अमन जी? उनको जाना, वो चले गए, उनको जाना था नमाज के लिए, वो चले गए। वाचिक पेशिश के बहुत अच्छी बात, उनको जाना ही चाहिए था, जाना था उनको, ठीक है। जैसे ये गए वैसे ही सारे रोहिंग्यास को जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सारे रोहिंग्यास को कल्चर बचाने जाना चाहिए, संगीत रागी देश से निकल ही जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा है। सवाल ये है जो उन्होंने पूछा कि भारत की छवि खराब होगी अगर ऐसे निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही मतलब निर्दयी भारत, मानवाधिकार, ये वो खराब होती है छवि अगर ऐसे निकाल दिया जाएगा इन लोगों को। अमन जी हैरानी मतलब हम कहते हैं, हम लोग अपने घर में नौकर भी रखते हैं ना, तो सारे कागज चेक करते हैं। अमन जी, ये हमारा देश, हमारा घर ही, तो ऐसे थोड़ी ना सबको धर्मशाला बसा लेंगे भाई। हम लोग चेक करते हैं ना सारे डॉक्यूमेंट्स, हम लोग अपने घर में भी किसी को रखते हैं। इनके डॉक्यूमेंट इनको बसा लो आप। अमन जी, बांग्लादेश अपने यहाँ रह रहे रोहिंग्यों को चाइना की मदद से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना का बर्मा के अंदर जो प्रभाव है उसका उपयोग कर रहा है। आपका फोन बज रहा है सर, उसको साइलेंट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए आप। मलेशिया ने कहा हम अपने पास नहीं रखेंगे, बांग्लादेश ने कहा हम अपने पास नहीं रखेंगे, टर्की ने कहा हम पैसा दे देंगे लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे, सऊदी अरब ने कहा हम पैसा दे देंगे लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे, मुसलमानों को नहीं रखेंगे। लेकिन भारत का मुसलमान उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए पैरवी करता है। और आप वो इतने हिंसक प्रवृत्ति के हैं कि जिस रखाइन प्रदेश के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर है, वहां पर वो उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुओं के गांव को जला दिया है। और ऐसे लोगों को इस देश में शरण देने को छोड़िए, एक पैटर्न के तहत बसाया गया। कहां बसाए गए? 1000 किलोमीटर दूर चल करके जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात की गई। 1000 किलोमीटर दूर आकर के दिल्ली में उनको पैटर्नाइज करके बसाया गया पैटर्न से, हैदराबाद में उनको बसाया गया, लखनऊ में बसाया गया। अब पता लगा है कि जो उत्तराखंड के जो इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं,
वहां उनको कोई छोटे छोटे दुकान खोल करके ऐसे बसाया जा रहा है ताकि थोड़ी दिनों में वो बस्तियों में जाएंगे, कुछ दिन के बाद उनके पास कार्ड आएगा, फिर आप देखेंगे एक वहां पर नई बस्ती, मुसलमानों की एक बस्ती आ गई। पूरी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज का ये पूरा सुनियोजित प्रयास के तहत इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, इसलिए बसाते हैं। देखिए बांग्लादेशियों को आप 1998 में अरुण शौरी की एक पुस्तक थी जिसमें बांग्लादेशी एक पत्रकार ने कहा था कि 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान 1998 में दिल्ली के आसपास इलाकों में 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बसे हुए हैं। वो 7 लाख आज 30 साल में कितने गुना बढ़े होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक के लिए, खास करके कांग्रेस पार्टी ने और उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने इनको फैक्टर में नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो लोग कॉर्पोरेटर होंगे, जितना उनको सशक्त तरीके से इनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए था उतना सशक्त तरीके से उन्होंने अभियान नहीं चलाया, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व का मैंडेट यही था। सवाल ही हो जाता है। ममता बनर्जी उधर कहती हैं कोई हाथ लगाकर दिखाए, यहाँ पर अभी अमानतुल्लाह खान अभी ओखला के पास दिल्ली की एक मिनट दिल्ली की मैं ही आपको रोक रहा हूँ। अच्छा, आप उनकी जनसंख्या अभी 18% के है, 22% बढ़ने दीजिए। इस देश का बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगे कि उनको हाथ लगा करके दिखाइए। दे विल बी डिसाइडिंग द डिस्कोर्स ऑफ दिस कंट्री, they will be deciding the political discourse of the country, they will be deciding the cultural discourse of the country। कल जाकर के वो झारखंड में यदि वो कह रहे हैं, झारखंड और बिहार के किशनगंज इलाके में 700 इलाके में कह रहे हैं, 700 स्कूलों में कह रहे हैं नहीं होगी, फ्राइडे ही होगा, तो क्या आपको लगता है ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। तो कौशिक जी ये मजबूरी वोट, ऐसा लगता है कि वोटों का डर इसलिए रोहिंग्याओं को घर, मतलब मेरा सवाल ये है आपसे कि हो सकता है, सही बात है, आपको फायदा हो जाएगा, मतलब आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाएगा, वो अब उनको वोट घर दे देंगे तो वो वोट दे देंगे, वो सही बात है, वो बसा देंगे उनको, लेकिन अल्टीमेटली सर देश का तो नुकसान नहीं होगा। अमन जी, अभी मनोज तिवारी जो निबंध पढ़ रहे थे घुसपैठियों के बारे में और कश्मीरी पंडितों के बारे में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन सवाल एकमात्र यही है कि आखिर ये पिछले 8 सालों में या 2014 के बाद से यदि लगातार इन रोहिंग्याओं की एंट्री भारत में हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकारें किसकी रही है, किसके सरकार में ये लोग यहाँ आए हैं, और आने के बाद में उसको लगातार व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया जारी है, आज भी जारी है। आपने एनआरसी कराया, आप लगातार जब कभी भी इलेक्शन की बात आती है आप इनको खोजने लगते हैं, रजिस्टर करने लगते हैं, आप एनआरसी की बात करने लगते हैं। कितने लोगों को निकाल दिया आपने, कितने लोगों को निकाल दिया? अभी मनोज तिवारी जी बात कर रहे थे कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया, ये बताए, रिकॉर्ड बता दें, वो राजनीति की बात मत कीजिए, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। कमाल की बात कर रहे हैं, किसने रोहिंग्या बसाने की बात, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो, किसने उसको फ्लैट देने की बात, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो, आप लोगों ने करी, बोलिए आपने बुलाया क्यों है, किसने चर्चा की? सुबह 8 बजे किसका ट्वीट आया, उसके बाद में सरकार का ट्वीट आता है, किसने खंडन किया, किसको डर लगने लगा? कौशिक जी, सवाल ये कौशिक जी बताइए ना, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। कौन कहेगा कि रोहिंग्या? मैंने पहले ही कहा है, आपने गौर नहीं किया, मैंने पहले ही कहा है कि भारत के जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार हिंदुस्तानियों का है, और कोई आता है तो हिंदुस्तानियों के हकमारी की बात करता है। जब सीए आता है, हिंदुओं को बसाने की बात होती है, तब क्या है? और यहाँ पर आप कहते हैं रोहिंग्याओं को घर देंगे हम। पहले 40 लाख एनआरसी में, उसके बाद 20 लाख, 18 लाख, 5,000 को भी निकाल के मनोज तिवारी और सिरसा जी का फेंका आपने। पहले मनोज तिवारी केवल जब राजनीति करनी होती है इलेक्शन के वक्त में ये सारी बातें समझ में आती है। अभी कहां से चुनाव आ गए? पहले मनोज तिवारी आप बोलिए कि बसाए, पहले जिसने बसाया वो भी दोषी, अब जो फ्लैट दे रहा है उससे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कैसे आया, क्यों आया, किसकी कमी की वजह से आया, इसके बारे में बात कीजिए ना। अमन जी, मनोज तिवारी, उसके बाद सिरसा जी। मनोज तिवारी। अमन जी, संगीत रागी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसका उद्देश्य ही डेमोग्राफी चेंज हो, जिसका उद्देश्य हो कि ऐसे लोगों को वोटर बना के हमको अपने वोटर बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारा जो मूल लक्ष्य है उनको पूरा करना है, तो फिर ये सारी बातें बहुत बेमानी हो जाती हैं, सबको पता चल जाता है क्या सत्य है। लेकिन जैसा अभी कौशिक जी ने पूछा कि क्या कारण है कि इलीगल घुसपैठिए आए, इसमें आप सबको पता है, शायद कौशिक जी को भी जानकारी हो जाए कि जितने सीमावर्ती राज्य हैं, और ख़ास तौर से हम लोग पश्चिम बंगाल, और पहले जब असम हम लोग बीजेपी के पास नहीं था तब की बात याद करिए
ये ऐसा कारण था कि जो लोगों को बीएसएफ पकड़ती थी उनको स्टेट की गवर्नमेंट पकड़ने के बाद वापस उनको भेज दिया करती थी और फिर उनको ऐसा रास्ता देती थी, ट्रेन में बिठा करके उसको दिल्ली भेज दो, जम्मू कश्मीर भेज दो, जगह जगह भेजा गया। 50 और किलोमीटर इसी के कारण ये नियम आया है कि अब 50 किलोमीटर तक का जानकारी अमित शाह जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने ये नियम बनाया कि अब हम 50 किलोमीटर तक के उस अपने अधिकार क्षेत्र में लेंगे और उन सारे इलीगल घुसपैठ को रोकने के लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका कौशिक जी को स्वागत करना चाहिए। अगर आप सच में चिंतित है कि इलीगल घुसपैठिए रुकने चाहिए तो इन कदमों का जो मोदी सरकार ने किया है उसका स्वागत करना चाहिए। छोड़ो, उनके मुंह से बुलवा दीजिए, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो, क्योंकि बोलिए कौशिक जी रोहिंग्या भारत छोड़ो के लिए हम नहीं आए, वोट बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। बार-बार जो ध्यान लिया कि हमको रखना चाहते हैं, रोहिंग्याओं के खिलाफ ना बोलूं मैं, बुरा लगता है आपको, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ना चाहिए, बोलिए ना रोहिंग्या भारत छोड़ो। निकाल के फेंके ना, सरकार निकाल के फेंके। सरकार फ्लैटों का क्या होगा आपके? श्रेय लेने वाले से पूछ लीजिए ना, जिसने सुबह कौशिक जी कौशिक जी जुबान से बोल देंगे, दिल से नहीं बोल सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनको हटा देगी अपने पैनल से। चलिए सिरसा जी एक कमेंट आपका। सिरसा जी अब एक मिनट, सिरसा जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। सिरसा जी देखिए मुझे बड़ा खेद है कि हम ये नहीं समझ रहे, हम अपनी पार्टियां बचाने में लगे हैं, हम देश को बचाने की चिंता नहीं कर रहे। अमन जी, मैं कौशिक जी को भी आग्रह करना चाहता हूं, हम और आप कुछ सालों बाद नहीं रहेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए। हम जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत महंगी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, आप सुनिए, देखिए आप बोल रहे हैं, मैं तो कभी कौशिक जी बोलता नहीं हूँ, मेरी आपसे आग्रह है, विनती है, देखिए आज आपको इस टीवी चैनल पर अनाउंस करना चाहिए कि कोई भी ऐसा आदमी, आपने कहा घुसपैठिया, मैं घुसपैठिया का वर्ड यूज करूंगा, घुसपैठिया जिसकी कोई आइडेंटिटी के बिना भारत में घुसकर आया है, दिल्ली में हम उसको किसी भी सूरत के अंदर फ्री बिजली फ्री पानी नहीं देंगे। आपने कहा हम फार्म भरवा रहे हैं, हम उसकी वोट नहीं लेंगे, आपको ये अनाउंस करना चाहिए। हो क्या रहा है, अब तो एक काम और अमन जी शुरू हो गया, अब तो सरकार ने कह दिया जी आप फार्म भर के दे दो कि आप बिजली फ्री लेना चाहते हो। तो क्या हो रहा है कि वो लोगों को तो ये खुद ही चाहकर चीजें दे रहे हैं उनको। ये हम लोग के हमारे रिसोर्सेस हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे रिसोर्सेस जो घुसपैठ करके मुल्क में घुसे हैं उनको दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी सरकार तो जरूर बन जाएगी, हाँ नहीं बन जाएगी, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन मुल्क ही नहीं रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा इस डेमोग्राफी जो इस मुल्क की हम बदलने जा रहे हैं, बहुत खतरा आपके बच्चों के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है। हमें ये बात जरूर विचारनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के प्रति अपनी वफादारी दिखानी चाहिए, ना कि एक पार्टी के प्रति। केजरीवाल खदेड़ो भी होना चाहिए नारा। एक मिनट, शुभरास्ता, फिर इनके कल को वोटिंग राइट भी बन जाएंगे, फिर ये तय करेंगे किसकी सरकार, कौन सी सरकार, वहां पर फ्राइडे वाले दिन बने हुए हैं, आरती होगी नहीं होगी। अमन जी बने हुए हैं। अच्छा बन गए, बताइए। अमन जी बने हुए हैं, 38 लाख लोग पंजाब में माइग्रेट कर गए, 38 लाख लोग पंजाब में चले गए हैं। वो कहां से आए हैं, वो सारे घुसपैठ करके घुसे हैं पंजाब में। 38 लाख और ये हालात रहे तो पंजाब में थोड़े दिन बाद वो डिसाइड करेंगे सरकार किसकी बननी है। कोई सिख डिसाइड भी नहीं कर पाएगा, भारतवासी डिसाइड नहीं कर पाएगा। शुभराज साहब आप बोलिए, उसके बाद रागी जी एक कमेंट आपका होगा। शुभराज साहब जल्दी से। जी, सिरसा जी ने जो बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली में किस तरीके का स्कैम चल रहा है। एक तो आम आदमी पार्टी फॉर्म भरवा रही है कि भाई आपको बिजली फ्री चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद इनके जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी एक्सेल शीट से बैठते हैं, वो डिमार्केट करेंगे इस एरिया में इतनी की पॉपुलेशन है जिसको फ्री बिजली पानी चाहिए। अब इनको फ्री बिजली पानी मिलेगी कैसे? हम जैसे, आप जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं, जिनके बिजली का बिल बहुत आता है, पानी का बिल बहुत आता है, वहां पे अगर जैसे मेरे इलाके में सुबह 4:30 से 8:30 बजे पानी की व्यवस्था है। कब मॉनसून भी आया और लगभग जाने को है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाई है। हमारे यहाँ पानी रैंडम आता है, रात में 2 बजे आ गया, 3 बजे आ गया, लेकिन जिन बस्तियों में पानी जा रहा है, जहां पे ये घुसपैठिए बैठे हैं, जहां से इनको डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज के थ्रू बताया गया है, वहां पे पानी रेगुलर बिल्कुल समय पर आता है। वो पानी की क्वालिटी कैसी है, ये इस पे मैं बहस नहीं करूंगी। ये बहुत ही सिनिस्टर कैंपेन है। हाँ, ये जो कौशिक जी हैं, मुफ्त रेवड़ी के लिए मैं टैक्स, आप पढ़े लिखे सवाल तो हमेशा रहता है, मुफ्त रेवड़ी के लिए, घुसपैठियों के लिए, और ये मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में मैं टैक्स क्यों दूं? 100 बात की एक बात किशोर के साथ।